नमस्कार। जान भी जहान भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 शब्दों के इस संक्षिप्त वाक्य में बड़ा संदेश निहित है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में देशवासियों की जान बचाना प्राथमिकता है, साथ ही देश को चलाना भी है, आगे लेकर जाना भी है। चुनौतियों के बीच राष्ट्र निर्माण की राह तलाशना भी है और इस नए सफर के लिए अपने आप को तैयार भी करना है। स्थिति की गंभीरता के बीच अपनी प्राथमिकताएं भी तय करनी है, जिसके लिए सरकार के मुताबिक हर स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे ग्रामीण अंचल और खेती किसानी की। सरकार के मुताबिक ये समय किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 80% गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है। इस समय देश में करीब 2000 बड़ी मंडियों में काम हो रहा है, जो कि 80% हिस्सा है। तिलहन और दलहन की खरीद चल रही है। लॉकडाउन के दौरान किसान रथ मोबाइल ऐप की मदद से किसानों और व्यापारियों के बीच खरीद और बिक्री का काम आसान हो गया है। इसके अलावा इस ऐप में 80,000 से अधिक किसानों और 70,000 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। एक सर्वे की अगर बात करें तो इसके मुताबिक देश में करीब 60% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां काम कर रही हैं। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अब 2,825 इकाइयां और करीब 350 निर्यात से जुड़ी इकाइयां चालू है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य, ईंट भट्टे और सड़क परियोजनाएं शुरू हो गई हैं, जिसके कारण स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को फिर से रोजगार मिल रहा है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान रहेंगे। डॉक्टर सुरेश पाल रहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज के निदेशक, और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता अनुज यादव भी हमारे साथ रहेंगे ग्राउंड जीरो की जानकारी के लिए। तो हम लगातार बता रहे हैं, सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE की सालाना बैठक की, और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ICFRE की रिसर्च का फायदा किसानों तक पहुंचे। इसके लिए ज्यादा फोकस करते हुए वन विज्ञान केंद्र और शोध के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जंगल की तबीयत सुधरनी चाहिए, इससे किसान को फायदा होना चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को जोर होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कनेक्टेड रहे और अन्य CSIR के लैब्स और बाकी लैब्स के साथ भी रहे, ताकि हमारा शोध सार्थक हो, दुनिया में उसका रिकग्निशन हो और किसान को और सभी लोगों को, देश को वो उपयोगी बने। तो सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुरेश पाल हैं और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेश पाल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये वक्त, इस वक्त खेती और किसानी के लिहाज से? किसानों की तरफ अगर देखते हैं, 80% जो है फसल की कटाई हो चुकी है। ये कितनी राहत की खबर है और किस तरह से किसानों को आने वाले समय में दिक्कतें ना हो, चाहे अनाज मंडी की बात हो, विपणन की बात हो, इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें विशेष रूप से किन चीज़ों का उल्लेख आप करना चाहेंगे? हाँ, ये सही बात है कि ये जो समय है कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसमें जो हमारी रबी की फसल होती है, जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, इन सब की जो है उसमें कटाई होती है। उसके बाद में सरसों है, उनकी कटाई होती है। उसके बाद में उनकी मार्केटिंग होती है, और जो आने वाली खरीफ की फसल है उसके लिए किसानों को तैयारी करनी पड़ती है। इस समय में ये लॉकडाउन होना अपने आप में एक चुनौती थी, और सरकार के सामने, किसानों के सामने 2 चुनौती मुख्य थी। सबसे पहले जो फोकस था वो ये था कि जो किसान की फसल खेत में है उसकी हार्वेस्टिंग होनी है। तो लेकिन कृषि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले ये समझते थे कि किसान अपनी जो फसल की कटाई है उसमें जो हो सकता है कुछ समय तक उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन अपनी फसल की कटाई वो ठीक से कर लेंगे। दूसरा इसमें जो मुख्य मुद्दा था वो अभी भी है, वो किसानों की जो फसल है, उसका जो उत्पाद है, उसका मार्केट में जो विपणन है वो कैसे करें। तो इसमें हम 2 तरह की प्रोडक्ट हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से देखना चाहेंगे। इसमें एक है जो गेहूं है, दूसरा चना है, तीसरा सरसों है, जो हमारी मुख्य फसलें हैं रबी की, वो बाजार में आती हैं। इनकी विशेषता ये है कि इनको जरूरी नहीं कि अभी बाजार में लाया जाए। हम जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं, 2 गज की दूरी, उसको फॉलो करते हुए
कैसे प्रोडक्ट को, उत्पाद को हम बाजार में लाएं, इसकी जो है सभी तैयारी सरकार ने कर ली है। लेकिन इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो थी, जो हमारे उत्पाद हैं जो ऐसे हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसमें दूध आता है, उसमें फल आते हैं, उसमें सब्जियां आती हैं। ये वैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो सभी को चाहिए। और सरकार ने इनके एक तरह से सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए छूट भी दिया था। लेकिन शुरू में काफ़ी थोड़ा इसमें सभी स्तर पे स्टेप लेने थे। फार्मर्स को क्या करना है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको क्या करना है, बाजार में जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे गाइडलाइंस इशू की गई, जैसे बाकी चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से पहले तो मार्केट उतना फंक्शनल नहीं था, बट अब सभी जितनी कृषि की उत्पाद हैं उन सब के लिए अभी ये मार्केट एक तरह से फंक्शनल हो गया है। सब्जियां भी आ रही हैं, फल भी आ रहे हैं। कुछ उसमें लोगों को हेजिटेशन था, खरीदें कि ना खरीदें। किसानों को कुछ उसमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जैसे ग्रेप्स के लिए, अंगूर के लिए कुछ फसल बची हुई थी, उसकी हार्वेस्टिंग में। उसके बाद बनाना जो आ रहा था, और दूध जो करीब आधा जितना हमारा दूध का उत्पादन है वो बाजार में आता है, और उसमें से करीब जो आधा है, यानी कि कुल उत्पाद का 25% के करीब वो हमारे जो इनफॉर्मल चैनल हैं उनके द्वारा बाजार में आता है। तो उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उनको कैसे सुचारू रखें, ये बड़ी आप में चुनौती थी। हो सकता है उसमें अभी भी कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में उसका अभी उतना सुचारू ना हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसमें यह है कि सभी तरह के जो कृषि उत्पाद हैं उनका जो मार्केटिंग है, उसका जो विपणन है वो शुरू हो गया है। और जैसे गेहूं वाला है, क्योंकि बड़ी मात्रा में आता है, तो इसको एक जिसको बोलते हैं स्टैगर्ड मार्केटिंग, कि कैसे हम डिफरेंट समय में बाजार में लाएं, उसकी भी तैयारी सरकार ने की है। और एक तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनमें एक कोऑर्डिनेशन आपस में चल रहा है, जिसके द्वारा ये मार्केटिंग जो इश्यूज हैं उनको हल कर लिया जा रहा है। इसके साथ में जो हमारी आने वाली फसलें हैं जो खरीफ की, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। उनमें जो बीज की उपलब्धता कैसे कराएं, खाद की उपलब्धता कैसे कराएं, उसमें कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब हरियाणा जहाँ पे माइग्रेंट लेबर जाते हैं वो काम करते हैं, तो उसमें अभी से प्लान करना होगा कि 1 महीने बाद, ये जून में या जुलाई में जब वो ट्रांसप्लांटिंग वहाँ पे शुरू करेंगे, जून में थोड़ा और डिस्करेज करते हैं पानी की वजह से, तो कैसे पॉसिबल होगा, उसमें मैकेनाइजेशन के क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों पे फोकस रहेगा सरकार का कि आने वाली फसल में जो बुआई है उस पे कोई वो सही ढंग से चले, उस पे कोई विपरीत प्रभाव लॉकडाउन का ना पड़े। तो यही सरकार के प्रयास है और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। जी, डॉक्टर सुरेश पाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार वो किसानों की जो चिंताएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं और किसान किस तरह से महसूस कर रहे हैं उसे कवर कर रहे हैं। अनुज, सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, और सरकार का कहना है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को कोई दिक्कत ना हो, फसल की कटाई से लेकर मंडी तक पहुंचाने में, विपणन में, या फिर और भी अब जिस तरह से नई फसल की बारी आएगी उसके लिए भी कोशिशें की जाएंगी कि उसमें किसानों को कोई दिक्कत ना हो। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, किस तरह से सरकार के ये कदम किसानों को राहत देते हुए महसूस होते हैं? क्या कुछ किसानों का कहना है? देखिए, बिल्कुल रमा, हम करीब 20 दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के अंदर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमने जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सीधे किसानों के बैंक खातों में जो पैसे दिए थे वो लोगों को यहाँ पर मिलने शुरू हुए थे। और एक जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए किसान की जो फसल है उसकी बुआई का और कटाई का एक निश्चित समय होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके से कोई देरी नहीं की जा सकती। और एक अच्छा फैसला केंद्र सरकार ने लिया था कि भाई किसानों को जो आर्थिक सहायता है वो भी दी जाए,
ताकि जो किसान है अपनी बुआई को सही समय से कर सके, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई का मौसम चल रहा है और 80% से ज्यादा इन इलाकों के अंदर जो है गेहूं की जो कटाई है वो पूर्ण कर ली गई है। अभी हम पिछले कुछ दिनों पहले हम जो मेरठ की मवाना जो तहसील पड़ती है वहां पर एक मंडी के अंदर गए थे। वहां पर सरकार ने 1925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो है किसानों को अनाज भी खरीदना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी योजना रमा और चलाई है किसानों के लिए। वो ये है कि जो गरीब किसान है, जो लघु या सीमांत किसान है, जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो अपनी बुआई अगर ट्रैक्टर के माध्यम से करता है तो उसका खर्चा भी सरकार देगी। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है मैसी जो ट्रैक्टर कंपनी है उसके तहत किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये भी एक बड़ी राहत की बात है। दूसरी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जो फसल है, चाहे वो सब्जी हो चाहे बाकी और जो किसान उत्पादन करता है, उनको मंडी तक पहुंचाने के लिए भी छूट दी गई है। और लगातार हम देखते हैं कि एक निश्चित समय है कि भाई किसान सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक अपने जो किसान के काम है, खेती के काम है, वो कर सकता है। मंडियों में सीधे अपनी फसल को लेके जाया जा सकता है। और इसके अलावा जो इस सरकार ने रमा एक अच्छा फैसला और लिया, वो ये था कि कृषि से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो बीज की दुकान हो, चाहे वो यूरिया की दुकान हो, कीटनाशकों की दुकान हो, उनको भी खुलने की छूट दी गई है। और जब हम ग्रामीण इलाकों में जाके देखते हैं, हमने काफी स्टोरीज के माध्यम से भी किसानों की बातों को दिखाया था, उनके जो राहत उनको मिली है उस पर बातचीत की। तो कुल मिलाकर जो एक किसान को फौरी तौर पर इस लॉकडाउन के तहत राहत मिलनी चाहिए थी, वो राहत सरकार की तरफ से मिली है। और शायद यही कारण है कि किसान एक तरीके से ना सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि देश के अंदर किसी भी तरीके से खाद्यान्न की कमी ना हो, उसके भंडारण में कोई कमी ना हो, ताकि देश भी सुरक्षित रहे, देश का भविष्य खाद्यान्न के रूप में सुरक्षित रहे। ये एक अच्छा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था और जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर जो है अपनी भूमिका निभाई है। और एक अच्छी बात और रमा देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से खेती किसानों ने कर एक एग्जाम्पल दिया है उन शहरी इलाकों के लिए भी जो उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं कई बार, जो कानून और शर्तें बनाई गई है लॉकडाउन के लिए। रमा बिल्कुल, अनुज आप बने रहिए हमारे साथ शिशिर सिन्हा भी बने हुए हैं। शिशिर, जिस तरह से कोरोना महामारी के दौर में अगर देखें तो कृषि की तरफ सबका ध्यान खिंचा है और कृषि को एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन के रूप में जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में उम्मीद जगी है कृषि क्षेत्र को देखते हुए, कि सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं उनको और इस उम्मीद को, किस तरह से आप इसका आकलन करेंगे और किस तरह से देखते हैं? ग्राउंड जीरो पर जो हमारे संवाददाता हैं वो बता रहे हैं कि किसानों को राहत मिली है। देखिए, जब जिंदगी और जीविका के बीच में एक संतुलन बनाना हो तो ऐसे में कृषि सबसे बेहतर एक साधन दिखता है, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारे उपाय जो है वो कर सकते हैं। देखिए, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो 15-16% की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है, लेकिन अगर आबादी की बात करें तो 60 से 65% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में जब आपका मैन्युफैक्चरिंग लगभग बंद पड़ा हुआ हो, जहां पर सर्विसेज सेक्टर पे जो है वो ताले पड़े हुए हों, या फिर वर्क फ्रॉम होम हो रहा हो, या ज्यादातर जो जॉब मल्टीप्लायर वाले सर्विसेज सेक्टर हों वहां पे कुछ काम ना चल रहा हो, ऐसे में काफी हद तक उम्मीद जो है वो कृषि से बन जाती है। तो अच्छी बात हमारे लिए क्या हुई है, इस बार मानसून सामान्य रहने की बात है। और दूसरा, अगर जो कृषि सत्र 2019-20 की बात करें, जो कि जुलाई से जून के बीच का होता है, तो लगभग हमने 30 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगा रहे हैं। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस पूरे, जैसे हम कहें कि निराशा के माहौल में कुछ उम्मीद जगा रहे हैं। एक और बात हमारे लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि अकेले, आप केवल कृषि की बात नहीं करिए, कृषि के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी, जैसे खाद्य प्रसंस्करण की बात है। अगर फूड प्रोसेसिंग बड़े पैमाने पर होता है, दुनिया के कई देशों में काफी ज्यादा मांग भी है, तो उससे हमारे लिए संभावनाएं बन रही है। हमारे लिए, हमारे पास क्षमता है, लेकिन अभी तक उसका किसी न किसी वजह से बहुत ज्यादा उपयोग या बहुत अच्छे तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हमारे लिए एक, जैसे कहते हैं कि हमारे लिए एक मंच तैयार है कि हम किस तरीके से जो पारंपरिक किसानी है, जो कृषि प्रसंस्करण है और कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, इन तीनों के बीच समन्वय बिठाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और अर्थव्यवस्था में बाकी दो क्षेत्र
सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जब बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, वहां पर कृषि अपना कितना ज्यादा योगदान कर सके, मुझे लगता है उसके लिए माहौल तैयार है। और जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हमारे दो साथियों ने किया है, उससे मुझे ये उम्मीद जगी है कि कृषि आगे चल करके जो उनकी हिस्सेदारी है जीडीपी में, वो काफी बढ़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश पाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाल, अगर हम आपसे जानना चाहें कि अगला कदम होता है प्रोक्योरमेंट का, वो बेहद अहम हो जाता है। तो जिस तरह से दलहन का, तिलहन का या अन्य का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सरकार ने शुरू की है और जिस तरह से ये किया जा रहा है, उसको देखते हुए कितनी आशा जगती है, और उसको देखते हुए जो इससे संबंधित जो अन्य क्षेत्र भी हैं उनको कितनी बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है? देखिए, इस समय जो सबसे मैं कहूँगा एक प्राथमिकता है कृषि और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। इसमें जो हमारे जो ग्रामीण मजदूर हैं, चाहे वो कृषि में काम करते हैं या कुछ ऐसे हैं जो गांवों से जुड़े हुए हैं लेकिन कृषि के बाहर काम करते हैं, वो सब मजदूर आज कृषि के ऊपर निर्भर हैं। तो कृषि का जो एक तरह से जो स्थिति है, वो एक सामान्य स्थिति हम उसको कह सकते हैं, उत्पादन के लिहाज से और जो ग्रोथ रेट है उसके लिहाज से, और आगे जो संभावनाएं हैं, जैसे अभी बात किए थे सिन्हा जी कि जो मानसून है वो नॉर्मल होगा तो बड़ा सकारात्मक है आने वाली, और बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है आने वाली फसल के लिए, खरीफ के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में एक तरह से लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधियां बंद है, कृषि का सुचारू रूप से चलना, जो हमारे गरीब लोग हैं उसके देश के, उस जो मजदूर हैं जिनको कैजुअल वर्कर्स हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो इस समय एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर को इस तरह से जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उनको उस पर ध्यान देना, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी बात है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जब जो अर्बन वर्कर्स हैं उनको लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जैसे सरकार कर भी रही है। तो ऐसे में जो आपने सवाल किया है, जो प्रोक्योरमेंट वाला जो सरकार खरीद करती है किसानों से, वो बहुत अहम जाता है। गेहूं की खरीद तो सरकार करती है, करीब 30 मिलियन टन से ज़्यादा ही करती है। उसके अलावा चना है, क्योंकि सरकार जो है इसके गेहूं और धान चावल के अलावा जो दालें हैं उनको भी उपलब्ध करा रही है, उसको भी हम इसमें शामिल करें तो चने का भी जो है वो प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, नेफेड उसको कर सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर हमारे जो पेरिसेबल प्रोडक्ट हैं उनको भी, अगर वो नज़दीक के एरिया से आते हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों में कहीं ये बनाना हो सकता है, केला हो सकता है, कहीं पे अगर पोल्ट्री में भी काफ़ी नुकसान हुआ है तो उसमें अगर हम एग्स को शामिल कर लें, अंडों को शामिल कर लें, तो मैं समझता हूं कि एक तरह से ये जो मार्केटिंग है और सरकार का जो प्रोक्योरमेंट है, ये दोनों मिला के जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो हमारा गरीब लोग हैं जिनकी अभी आमदनी एकदम से बंद है, उनकी हेल्प के लिए जो सरकार का प्रयास है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारा होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जिस तरह से हम सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा विभिन्न ऐप भी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं जिससे कि व्यापारियों और किसानों के बीच एक सीधा संपर्क बना रहे, किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये सब जो कदम है या ये सब व्यवस्थाएं हैं इस समय में कितनी कारगर साबित हो रही हैं? जिस तरीके से कृषि को भी एक तरीके से तकनीक के साथ जोड़ा गया, उसके बाद किसानों के अंदर हमने काफी बदलाव देखने को मिला। अब उन्हें कहीं ना कहीं दलालों के ऊपर, जो बिचौलिए रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है अपनी फसल के उत्पादन को बेचने के लिए। जितनी भी ज्यादातर मंडियां हैं उनको ई नाम से जोड़ दिया गया। आज किसान अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से सीधे जानकारी रख सकता है कि भाई कौन सी मंडी में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, कौन सी मंडी में वो अपनी फसल को जाकर सकता है, सरकार को बेच सकता है। दूसरी बात है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के बीच में जो बिचौलिए रहते थे उनका तो फायदा हुआ ही है हटने से, सीधा किसान अब अपने उत्पादन को बेच सकता है। दूसरा है ऐप के माध्यम से, चाहे मौसम की जानकारी हो, चाहे आसपास के इलाकों में कहां से वो मशीन्स को ले सकता है, क्योंकि एक योजना सरकार की तरफ से चलाई थी कि अब किसान को मशीनों को जो है खरीदने की जरूरत नहीं है, किराए पर भी वो ले सकता है, घंटों के हिसाब से किराए पर मशीनें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कृषि के उत्पादन में
टेक्नोलॉजी का जो एक बड़ा महत्व रहा है ऐसे समय में, जब एक महामारी है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे में किसान किसी भी तरीके से असहाय नजर ना आए। सरकार की तो जितनी भी मदद है उसको मिल ही रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो किस तरीके से जानकारियों को हासिल कर सकता है, वो उसका फायदा कहीं ना कहीं जितने भी ऐप उपलब्ध कराए गए हैं कृषि और खेती से जुड़े हुए, उनका वो फायदा उठा रहा है। और एक अच्छी बात जो हमारे कृषि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कही कि देखिए, एक किसान रमा कम से कम 10 से 15 लोगों को रोजगार भी देता है। ये सिर्फ किसानों के लिए एक अच्छी राहत की बात नहीं है, बल्कि ऐसे मजदूर लोगों के लिए, दिहाड़ी मजदूर लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि इस कृषि के क्षेत्र में अब उन लोगों को भी एक अच्छी कमाई का जरिया इस कृषि के माध्यम से मिल रहा है। और हम जानते हैं कि जो कृषि की जो एक इकोनॉमी है वो भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में एक अहम हिस्सा रखती है। और जब से ये कृषि के कार्य शुरू हुए हैं रमा, हम कह सकते हैं कि गांव के ग्रामीण इलाकों के जो मजदूर लोग थे, जो इंतजार करते थे, सुबह कमाते थे, घर से निकलते थे और शाम को वापस आते थे, उन्हें एक बड़ी तादाद में एक रोजगार भी मिला है। हमने ऐसे लोगों की जाकर भी स्टोरी दिखाई थी कि भाई जो लोग इस समय लॉकडाउन के तहत अपने घरों में बैठे हुए हैं, अब किसान उनसे सीधे संपर्क करते हैं कि आप आइए, चाहे वो गेहूं की कटाई हो या गन्ने की बुआई हो या बाकी फसलें हो, उनमें वो सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसान के साथ साथ जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी एक बहुत बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है। रमा जी अनुज, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ शिशिर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बात कर रहे हैं और जिस तरह से देश के तमाम हिस्सों से उभर कर आया है कि किसान जिस तरह से मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से अपने खेत में खड़े होकर ही अगर कोई समस्या है तो वीडियो कॉलिंग के जरिए सलाह ले रहा है या मंडी से डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो तकनीक का ये सम्मिश्रण कितना इस समय में, हमेशा प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन इस समय में कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि लगभग 86% हमारे जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी कि जिनका जोत का आकार काफी छोटा है। और उनके लिए अपने उत्पादों को मंडी तक पहुंचाना और फिर खरीदार तक पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी छोटी होती है। तो अगर आप याद करें तो 16 अप्रैल को जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने तमाम राज्य सरकारों से बातचीत करी थी, चिट्ठी भी लिखी थी, और उसमें खरीद के जो तरीके हैं, प्रोक्योरमेंट का जो तरीका है, उसमें नई चीजों की बात की थी, चाहे वो ई-नैम के जरिए हो, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हो, चाहे एक्रेडिटेड वेयर हाउसिंग के जरिए हो। ये सारी व्यवस्था ये थी कि किस तरीके से आप मंडी पहुंचे बगैर भी आप अपने उत्पाद बेच सकते हैं। देखिए, हमें एक बात और भी ये समझना चाहिए कि किसान एक ऐसा उत्पादक होता है जिसे दूसरे उत्पादकों के मुकाबले अपने उत्पाद अपनी उत्पाद की कीमत तय करने की आजादी नहीं होती है। ये कीमत कोई और तय कर देता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मंडी में बैठे हुए लोग हो। अगर वहां पर ज्यादा बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद होती है, ज्यादा बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहित व्यवस्था से खरीद होती है, तो इससे किसानों को वाजिब कीमत मिल पाएगी। देखिए, एक बात तो साफ है कि किसान अपने उत्पाद को कितने सही तरीके से बाजार तक पहुंचा दे, उसके लिए क्या कुछ हम सहूलियतें दे दें, वो बहुत ही जरूरी है। अभी जैसे आप देखिए, पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। जो किसान मंडी पहुंचे हुए थे, चाहे वो मंडी के बाहर इंतजार कर रहे थे, उनके लिए नुकसान उठाना पड़ा है। तो हम इस व्यवस्था से कैसे निकले, किसानों को किस तरीके से सहूलियत दे, मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था अपनाई गई ई-नैम के जरिए या वेयर हाउसिंग के जरिए, जिसमें टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, वो छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी हद तक फायदेमंद। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश पॉल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने जिस तरह से राज्यों से भी अनुरोध किया कि एक तरह से जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उसको बढ़ावा देना चाहिए, तकनीक के माध्यम से जिस तरह से किसान जुड़ रहे हैं उसमें विपणन से उनको ज़्यादा फायदा हो, और किस तरह से जो 2 मॉड्यूल निर्धारित किए गए हैं अलग अलग, चाहे FPO मॉड्यूल हो या वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल हो, ये किस तरह से जो अलग अलग क्षेत्र के किसान हैं या अलग अलग तरह के जो उनके मार्केटिंग है उसको सहायता प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, ये चुनौती का समय है, लेकिन चुनौतियां हमें एक अवसर देती हैं कि हम इस चुनौती को किस तरह से सुचारू ढंग से, कैसे एक अलग तरीके से उसको हैंडल करें। इसमें 3 चीज़ें नई जो हैं सरकार ने शुरू की है, जो 3 चीज़ें जो देखने को आई हैं उनका सीधा प्रभाव किसानों पे और उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ा है। सबसे पहले जो आपने अभी बात किया था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं
मार्केटिंग के लिए। इनाम सरकार ने पहले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, उसको हम कैसे फुल्ली ऑपरेशनल करें, उसमें एक बड़ी चीज़ ये है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे डाटाबेस हमारे पास में हैं, पीएम किसान में हैं, और भी डाटाबेस हैं, केसीसी के डाटाबेस हैं, तो उन सब को इस्तेमाल करते हुए किसानों को हम कैसा सीधा इसमें जोड़ें मार्केटिंग में, वो अपने आप में एक तरह से चुनौती है, और सरकार काफ़ी हद तक इसको इस्तेमाल करने में मैं कहता हूँ सफल भी रही है। एक बात है जो सिन्हा साहब ने कही है कि ज़्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, लेकिन गांव में एक अरेंजमेंट उनका आपस में होता है, एक तरह से वो एग्रीगेशन अपने गांव के स्तर पर कर सकते हैं, और जो बड़े किसान हैं वो सीधा मंडी से जुड़ के, तो इस तरह से ये सरकार का, ट्रेडर्स का जो वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं बाजार में, और किसानों का एक सीधा लिंक बन सकता है, जो आगे हमारी जो सप्लाई चेन है उसको इंश्योर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रोक्योरमेंट है, जो मार्केटिंग है, इसमें स्टेट एक प्रोएक्टिव रोल ले सकते हैं, चाहे वो सरकार का प्रोक्योरमेंट हो या जो मार्केटिंग को फैसिलिटेट करना हो, उसमें राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ प्रोक्योरमेंट के लिए भी राज्य सरकारें आगे आ सकती हैं, और उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, और देखें कि कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुँचे, और उनका उत्पाद जो है बाजार में आए, वो आगे उपभोक्ता तक जाएं। तो राज्य सरकारों का भी एक तरह से ये सेंटर और स्टेट जो कोऑर्डिनेशन वाला है, उसको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपने अभी कहा था, वो भी इस समय बहुत ही उस पर फोकस है, सरकार पहले भी दे रही है, जिसको हम बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओस। उनको सरकार फोकस करती है, टारगेट भी किया था पिछले बजट में 10,000 एफपीओस बनाएंगे, लेकिन ये समय है कि कैसे हम किसानों के एफपीओस को प्रमोट करें। स्टेट गवर्नमेंट के जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, आईसीआर के जो केवीकेस का नेटवर्क है, और बाकी जो संस्थाएं हैं उसमें लगी हुई हैं, वो कैसे एफपीओस को प्रमोट कर सकते हैं, और इनको इनकरेज करें कि कैसे वो अपने प्रोड्यूस को डायरेक्ट जो लोकल मार्केट्स हैं, वो छोटे टाउन हो सकते हैं या बड़े टाउन भी हो सकते हैं, या मेट्रो के आसपास जिसको हम पेरी अर्बन एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो खास तौर से जो पेरिसेबल प्रोडक्ट हैं, दूध हैं, फल हैं, सब्जी है, उनकी डायरेक्ट मार्केटिंग वो कर सकें। इसके लिए भी उनको इनकरेज किया जा रहा है, और ये अपने आप में एक नई पहल है, सरकार का फोकस रहा है, लेकिन इसको हम इस समय में उसको एक तरह से पूरी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अमल में ला सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो। तो इन चीज़ों का डिजिटल प्लेटफॉर्म, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, तो इन तीनों को हम कैसे मार्केटिंग में लाएं, और ये जो हमारी सप्लाई चेन, जो बेहतर सप्लाई चेन होगी, इसको आगे भविष्य में हम कैसे इस्तेमाल करें, यही हमारा आगे लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल, शिशिर सिन्हा भी हमारे साथ हैं। शिशिर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से राज्य और केंद्र के समन्वय की बात है, या सप्लाई चेन को मेंटेन रखने की बात है, या जिस तरह से हर तबके का किसान है उसकी उपज, उसको फ़ायदा हो, उसको बेहतर रिटर्न मिले या उसकी उपज पहुंचे, और बीच में जो कई बार एक समस्या आती है कालाबाजारी की, वो ना हो, भंडारण की, क्योंकि जो गोदामों से अनाज निकलना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरह से किसान रथ ऐप बनाई है एक डायरेक्ट बातचीत के लिए, या केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि आईसीएफआरई की सालाना बैठक के बाद उन्होंने कहा कि लगातार रिसर्च जारी है, लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह की दिक्कत ना हो, किस तरह से नए तरीके निकाल सकते हैं, या कोई भी पैसे की कमी ना हो। सरकार के इन प्रयासों को आप किस तरह से देखेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, अभी एक हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी उत्पाद जो मंडी तक पहुंच रहा है, उसे देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए तेज गति से जो है वो ट्रेन चल रही है। वरना पहले क्या होता था कि जो मालगाड़ियां होती थी वो सबसे सुस्त हो जाती थी, क्योंकि यात्री गाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था। तो इससे क्या है कि जो कृषि के उत्पाद हैं बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सहूलियत मिल रही है। इसके अलावा अगर आप ये भी देखें तो जो आरओ जिसको हम लोग कहते हैं कि आप ट्रक अगर मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, तो उसे ट्रेन के माध्यम से भी एक ट्रक को दूसरे जगह तक पहुंचने में काफी कम समय लग रहा है।
ये एक ऐसी चीजें हैं जो कृषि उत्पादों के लिए और जी। खासतौर पे जो पेरिसेबल आइटम्स हैं उन आइटम्स के लिए बहुत जरूरी है कि कितनी तेजी से वो बाजार तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि इस समय में प्रयास हर स्तर पर एक मिलजुल करके, चाहे वो केंद्र की बात हो, राज्य की बात हो, और यहाँ तक कि जो स्थानीय निकाय है, जो सबसे जिसे हम कहें कि ग्राम पंचायत की बात है, वो सब मिलकर के किस तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आखिरकार हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि जो खेत में है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका जी। फायदा पहुंचे, और वो कैसे संभव है? वो समन्वय प्रयास से ही हो सकता है, और मुझे लगता है उस दिशा में पर्याप्त कदम उठाए जा। जी, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों का परिणाम भी देखने को मिल रहा है और उम्मीद करेंगे कि आगे भी सकारात्मक परिणाम हो। शिशिर, आपका और डॉक्टर पाल, आपका जुड़ने के लिए और विस्तार से प्रकाश डालने के लिए तमाम बातों पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जाए और किसान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और सभी को ये करना भी चाहिए क्योंकि कोरोना को हराना है, मिलकर कदम उठाना है और प्रधानमंत्री के जान भी जहान भी मूल मंत्र को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।